तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सच के बारे में जो हमसे छुपाया जा रहा है। कश्मीर में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक बहुत बड़ी नाकामी थी, एक बहुत बड़ी सच्चाई जिसके दबाया जा रहा है। हमें फालतू का नैरेटिव दिखाया जा रहा है। सी अमित शाह बॉडी लैंग्वेज, समथिंग बिग इज कमिंग। मोदी के फेशियल एक्सप्रेशन देखो, कुछ बड़ा होने वाला है। अमित शाह इज लुकिंग वेरी काम, चाणक्य का दिमाग चल रहा है। मोदी ने बिहार में इंग्लिश बोली, मतलब आतंक खत्म। इस समय जो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए वो नहीं पूछे जा रहे, और जो पूछ रहा है उसे देशद्रोही बताया जा रहा है। सरकार ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? 2 लोग गुजरे और देश को क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन देने की? सरकार इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही क्योंकि फिर उनको अपनी कमियों के बारे में बताना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि 3 साल में आर्मी की भर्ती क्यों नहीं हुई। Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9, sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming. सरकार को जवाब देना पड़ेगा। 1.5 घंटे तक वहाँ पे बॉडीज पड़ी रही। जिन जख्मियों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उनकी जान इसलिए नहीं बच पाई क्योंकि उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला। जो पर्यटक वहाँ पे घूमने गए थे, अपनी खुशियों के पल मनाने गए थे, इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी सरकार की थी। लेकिन सरकार से सवाल पूछने के बजाय हमें क्या दिखाया जा रहा है? अमित शाह होम मिनिस्टर पहलगाम में गए, हमें ऐसा शो किया जा रहा है कि उनमें कितना जिगरा है कि इस स्थिति में वो पहलगाम चले गए। तो क्या उन्होंने एहसान किया? वी आर नॉट लिविंग इन मोनार्की। सेफ्टी देना उनकी जिम्मेदारी है, जिसमें वो नाकाम रहे। 6 से 8 अप्रैल को अमित शाह कश्मीर दौरे पे थे। उन्होंने कहा उन्होंने टेरर का इकोसिस्टम तोड़ दिया है। जरा हम समझते हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि आपने टेरर का इकोसिस्टम तोड़ दिया है? पहलगाम में जहाँ पे हमला हुआ उससे 50 किलोमीटर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं था। बिना एजेंसीज के पता हुए टूरिस्ट गाइड्स ने 2000 से ज्यादा पर्यटकों को इकट्ठा कर दिया। 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक आतंकी तसल्ली से लोगों को मारते हैं। जख्मी लोगों को 1.5 घंटे तक इलाज नहीं मिलता। तो कमाल की बात यह है कि हमारे नेता बोलते हैं कि हमने टेरर का इकोसिस्टम तोड़ दिया। अगर आप आतंकवाद की कमर तोड़ चुके हैं तो फिर ये लाशें किसकी हैं? कौन जिम्मेदार है? अगर हमारे नेता स्टेट गवर्नमेंट गिराने, इलेक्शनों के दौरों पे घूमने, एक दूसरे को भला बुरा बोलने में अपना दिमाग लड़ाने की जगह अपने काम करने में फोकस करते तो ये घटना नहीं होती। जम्मू कठुआ में जब एक जर्नलिस्ट ने सरकार की सुरक्षा की चूक के ऊपर सवाल पूछे तो उसे बीजेपी समर्थकों ने पीट दिया। और पहलगाम हमला होने के बाद एक निर्दोष मुस्लिम को हरियाणा में पीटा जाने लगा। दोस्तों, पाकिस्तान एक बैंकरप्ट देश है, उसके वित्त नीति भी IMF डिसाइड करता है। पाकिस्तान यही चाहता है इस हमले से हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस आए, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। अगर कोई खालिस्तानी कनाडा में किसी हिंदू को मारता है तो उसको जवाब देने के लिए हिंदुस्तान में क्या हम सिखों को मारना शुरू कर देंगे? हमारे देश में हमला हुआ है, हम इसके जवाब में अपने ही देश के लोगों को मारना शुरू कर दें या पाकिस्तान को जवाब दें? छाती पीट के हमारी संसद में बोला गया कि हमने आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया, तो हमारी सरकार को इन बातों का जवाब देना चाहिए। 2015 में कठुआ पुलिस स्टेशन में हमला हुआ, 6 लोग शहीद हो गए। 2016 में पांपोर CRPF कंपनी पे अटैक हुआ, 8 लोग शहीद हो गए। उरी आर्मी कैंप में अटैक हुआ, 23 लोग शहीद हुए। बारूमुल्ला आर्मी कैंप में अटैक हुआ, 5 लोग शहीद हुए। नागरोता आर्मी कैंप पे अटैक हुआ, 10 लोग शहीद हुए। 2017 में अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ, 8 लोग मारे गए। श्रीनगर BSF कैंप पे हमला हुआ, 1 आदमी मारा गया। 2018 में सन जवान आर्मी कैंप पे अटैक हुआ, 11 लोग शहीद हो गए। 2019 में पुलवामा CRPF कन्वे पे हमला हुआ, 46 लोग शहीद हो गए। जम्मू बस स्टैंड पे हमला हुआ, 3 लोग मारे गए। 2021 में श्रीनगर में पुलिस बस पे अटैक हुआ, 3 लोग मारे गए। 2022 में जम्मू आर्मी कैंप पे हमला हुआ, 4 लोग मारे गए। 2023 में पुंछ राजौरी में हमला हुआ, 5 लोग मारे गए। 2024 में रईसी में हमला हुआ, 9 लोग मारे गए। जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी ट्रक पे हमला हुआ, 4 लोग मारे गए। और 2025 में पहलगाम पे हमला हुआ, 27 लोग मारे गए। अगर आप लोगों ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है तो ये डाटा क्या है? हमारे प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए पहलगाम, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बिहार इलेक्शन में रैली कर रहे हैं, तो वहां से स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, पर्यटकों की परिवार से माफी मांगनी चाहिए। अब आते हैं इंडस्ट्री पे, जो गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है। हम लोग रिवर का पानी पूरी तरह से रोक ही नहीं सकते। अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम सिर्फ 5 से 10% पानी रोक सकते हैं,
और अगर हम फुल पावर से काम करें तो अगले 5 साल में 30 से 35% पानी रोक सकते हैं। और पुलवामा में हमला हुआ था तब भी हमारे पीएम ने पानी रोकने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं की। क्या उनको लगता था सिर्फ चेतावनी से काम चल जाएगा? क्या चेतावनी काफ़ी है गोदी मीडिया के लिए न्यूज़ बनाने के लिए? क्योंकि असली तैयारी कभी की ही नहीं थी। क्या चेतावनी देने से देश चलता है या काम करके दिखाने से? तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठी आते हैं, घुसपैठी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। अब इन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। जब पुलवामा हमला हुआ था तो 100 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया था? क्या इसके ऊपर सरकार ने कोई क्लैरिफिकेशन दी? हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडो से जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया, और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी हैं और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। हमारे मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी। दोस्तों, इस क्लैरिफिकेशन से अच्छा सरकार कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब ये नहीं थी आतंकवाद से लड़ने की, बैसन घाटी पर रोड नहीं है, यहाँ पे पैदल चलना मुश्किल है, तो यहाँ पे लोग घोड़े से आते हैं, तो हम अगली बार से आतंकवादियों को बोलेंगे कि आप मेन रोड पर हमला करो। हमने क्योंकि हमने बैसन घाटी पर रोड नहीं बनाई। 24 सालों के अंदर 3600 सिक्योरिटी फोर्स के लोग शहीद हो चुके हैं, 21,000 सिविलियंस मारे जा चुके हैं, और आज आप ऐसी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। क्विक रिस्पांस टीम इसलिए लेट पहुंची, टूर गाइड बिना बताए लोग ले आया। यहाँ 10-20 पर्यटक नहीं थे, यहाँ पे 2000 से ज्यादा पर्यटक थे जिनके लोग गुजरे। आप उनको क्या ये क्लैरिफिकेशन दोगे कि यहाँ पे घोड़े और गधे से जाया जा सकता है, इसलिए हम 1.5 घंटे लेट पहुंचे? 42,000 करोड़ का बजट है कश्मीर का। आपकी आतंकवाद से लड़ने की नीति क्या है? अगर वहां पर गधे और घोड़े से जाया जा सकता है तो आप वहां पर सड़क नहीं बना सकते? वहां पर सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल 50 किलोमीटर दूर है। सीआरपीएफ को खच्चर वालों ने बताया कि इंसिडेंट हो चुका है। टूर ऑपरेटर्स ने कैसे बिना बताए 2000 से ज्यादा पर्यटकों को इकट्ठा कर दिया? क्या वहां पर लोग आसमान से टपके थे? लोग वहां पे फ्लाइट बुकिंग से आए होंगे, बस से आए होंगे तो वहाँ पे होटल बुकिंग करी होगी। हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? हमारी सरकार के पास इस बात का भी जवाब है कि होटल वालों ने नहीं बताया कि इतने सारे पर्यटक उनके होटल में आए हुए हैं। टूर गाइड्स ने नोटिफाई नहीं किया सरकार को कि वो लोग बैसरीन घाटी में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें टूर वालों की और होटल वालों की गलती है कि उन्होंने बिना परमिशन के पर्यटकों को इकट्ठा कर लिया। लगता है सबकी गलती है सरकार के अलावा। किसी का भाई मरा, किसी का पति, किसी का बेटा। शीतल बहन ने जब सरकार से सवाल पूछा, कोई आर्मी नहीं थी, पुलिस नहीं थी, तसल्ली से लोगों को मारा गया, बेसिक फर्स्ट एड भी नहीं थी। क्या जवाब है सरकार का इस पर? विनय नरवाल जिनकी बहन पूछती है पहलगाम में सुरक्षा होती तो उनका भाई बच जाता। क्या हमको इन बातों पर बात नहीं करनी चाहिए? पहलगाम हमले होने से पहले हमास ने रैली निकाली पाकिस्तानी कश्मीर में, जहां उन्होंने पब्लिकली मीटिंग करी और डिसाइड किया कि हम कैसे इंडियन कश्मीर में अटैक कर सकते हैं। उसकी फोटोज इंटरनेट पे वायरल हुई। पाकिस्तान आर्मी चीफ के स्टेटमेंट आए 16 अप्रैल 2025 को कि कश्मीर हमारे गले की नस है और हम उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। 22 अप्रैल को अटैक हो जाता है। दोस्तों, लास्ट ईयर सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियां यहाँ पर डिप्लॉय थी, लेकिन आर्मी की कमी के कारण अब सिर्फ 1 टुकड़ी डिप्लॉय की गई। क्विक रिस्पांस टीम को 1 घंटा लगा वहां पहुंचने में। बैसन घाटी में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। आई विटनेस के आधार पर हमने स्केच बनाए आतंकवादी कैसे दिखते थे। अब आते हैं हमारे मीडिया पे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार की सख्ती के बाद अब पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की वापसी होगी या नहीं। हमारी मीडिया की मानो तो इंडियन आर्मी के अटैक से पहले अमेरिकन आर्मी अटैक कर देगी। दोस्तों, इसी अमेरिका ने फ्री में पाकिस्तान को F-16 जेट दिए हैं। उसको शक्तिशाली कौन बना रहा है? क्या पाकिस्तान को नेपाल पे हमला करने के लिए F-16 दिए गए हैं?
और हमारे ट्रम्प भाई साहब, हमारे मोदी साहब के घनिष्ठ मित्र, उन्होंने $397 मिलियन का फंड दिया है पाकिस्तान को F-16 प्लेन्स को मेंटेन रखने के लिए। हमारे ट्रम्प भाई साहब का एक और स्टेटमेंट आता है, उन्होंने कहा मेरे लिए इंडिया और पाकिस्तान इक्वल है। जो लोग ट्रम्प को जिताने के लिए यज्ञ कर रहे थे उनको शायद जवाब मिल गया होगा। आदिल जैसे कई हीरो भी दिखे जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ने की कोशिश करी, पर्यटकों को बचाने के लिए और अपनी जान दे दी। आदिल इकलौता लड़का था अपने घर में कमाने वाला, लेकिन हमारी मीडिया कितना ही इन सब चीजों के बारे में बता रही है। उन्हें हिंदू मुसलमान करने से वक्त मिलेगा तब वो ये सब चीजों के बारे में बताएंगे। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं। ममता बनर्जी को चाहिए जब तक जांच हो रहा है इस्तीफा कर देनी चाहिए ममता बनर्जी को। अगर उसमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा कर देनी चाहिए। जब 26/11 हमला हुआ था उस समय उस वक्त के होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था, तो इस हिसाब से तो अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप सबसे इस्तीफा मांगते हो तो आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन्हें गाली दी जा रही है। शैलेश की जान गई, उनकी वाइफ शीतल बहन ने सवाल पूछा मिनिस्टर CR पाटिल से, आप इतनी सारी VIP गाड़ियों से आ रहे हैं, आपकी जिंदगी की कीमत है और हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, क्या अब सरकार के भक्त उनको भी गाली देंगे? 42,000 करोड़ का कश्मीर का बजट है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह नहीं पता कि 2000 पर्यटक एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। एक भी CCTV कैमरा नहीं है। लोगों से पूछकर हम स्केच बना रहे हैं। 3 घंटे तक तसल्ली से लोगों को मारा जाता है। CRPF की 2 टुकड़ियां पहले तैनात होती थी। कोरोना में भर्ती न होने के कारण 1,80,000 फौजियों की कमी हुई। इसी वजह से वहां पर 2 टुकड़ियां हटाकर 1 टुकड़ी कर दी गई। इतने सारे इंटेलिजेंस थ्रेट थे, उसके ऊपर आप क्या काम कर रहे थे? LOC से आतंकवादी 100 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए? इन सब बातों का सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन हमारी मीडिया, जिनका काम है ये सवाल पूछने का, वो इसे हिंदू मुसलमान में मोड़ रही है। हमारे संविधान में लिखा है विविधता में एकता। ये नेता हमें बांटना चाहते हैं। अगर आप महाराष्ट्र जाओगे तो आपको मराठी क्यों नहीं आती, लोगों को पीटा जाता है। साउथ में जाओगे तो कन्नड़ क्यों नहीं आती, पीटा जाता है। पंजाब में जाओगे तो उन्हें भैया बोला जाता है, पीटा जाता है। बिहारी तो गाली बनकर रह गई है। ये समय एक मुट्ठी बनकर इकट्ठा होने का है। अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो हम लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं।